अगला दिन सिटी हॉस्पिटल दिल्ली। राधिका एक वार्ड के बाहर बेंच पर बेसुध सी बैठी थी और भगवान से अपने भाई को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं बह रहे थे, क्योंकि वो बेचारी कल से बस रो ही रही थी और इस अनजान शहर में कोई उसका साथ देने वाला भी नहीं था। बेंच पर बैठे बैठे ही वो कल की बातें सोचने लगती है। फ्लैशबैक। कल जब वो और रिया किचन में आती हैं तभी जिया का फ़ोन बजता है। जिया के फ़ोन उठाते ही उसकी नानी घबराते हुए बताती है कि उसके पापा की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सुनते ही जिया के हाथ से फ़ोन छूट जाता है और तभी राधिका दौड़कर फ़ोन को पकड़ लेती है। तभी उसकी नज़र जिया पर जाती है जो बेसुध सी खड़ी थी। राधिका जिया को हिलाते हुए, जिया जिया क्या हुआ? तभी जिया राधिका के गले लगकर जोर से रोने लगती है। राधिका जिया को संभालते हुए, क्या हुआ तुझे? लेकिन जिया कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। राधिका उसे संभाल कर बाहर लाकर सोफे पर बैठाती है और एक गिलास में पानी डालकर देती है। राधिका चुप हो जाओ, पहले पानी पियो कहकर उसके मुंह से गिलास लगा देती है। जिया भी पानी पी लेती है। राधिका गिलास को टेबल पर रखकर जिया का हाथ पकड़ते हुए, बोलो क्या हुआ? जिया रोते हुई आवाज़ में, डैड की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में हैं। इतना कहकर वो फिर से रोने लगती है। तभी राधिका उसके आंसू पोंछते हुए, अरे अगर तू इतना रोएगी तो अंकल को कौन संभालेगा? जिया, हाँ तू सही कह रही है, मुझे डैड के पास जाना है। राधिका, ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। जिया, नहीं यार, आज अंकल आंटी की एनिवर्सरी है, इसीलिए तू रहने दे। राधिका, चुप कर, अगर मॉम डैड यहाँ होते तो वो भी हमारे साथ चलते। जिया, लेकिन राधिका उसका हाथ पकड़ते हुए, देख नानी तो ड्राइवर अंकल के साथ चली गई और तू इतनी दूर अकेली कैसे जाएगी? देख मैं तुझे अकेली नहीं जाने दूंगी कहकर वो अपने मॉम डैड को कॉल लगाने लगती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। राधिका, चल मैं उन्हें रास्ते में कॉल कर दूंगी, अभी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। इतना कहकर वो दोनों ही गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं और राधिका गाड़ी स्टार्ट करती है। कुछ घंटे बाद वो दोनों ही हॉस्पिटल पहुंचती हैं। राधिका और जिया दोनों ही जिया के पापा जगदीश मेहरा से मिलती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। ये सुनते ही जिया घबराते हुए, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर, हाँ ये उनका पहला अटैक था इसीलिए, लेकिन अब आपको उनका ज़्यादा ख्याल रखना होगा और उनसे ऐसी कोई बात ना करें जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो। उन्हें 1 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और राधिका जिया को गले लगाकर, देख तू चिंता क्यों करती है? डॉक्टर ने बोला तो कि अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अब मुझे चलना चाहिए। पता नहीं यार मॉम डैड का कॉल क्यों नहीं लग रहा, रियान भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, अब मुझे टेंशन हो रही है। तभी जिया, ठीक है तुझे जाना चाहिए, लेकिन तू अकेली चली तो जाएगी ना? राधिका, हाँ यार। जिया, ठीक है, पहुँच कर कॉल करना, तब तक मैं भी अंकल आंटी का कॉल ट्राई करती हूँ। राधिका ठीक है कहकर जाकर गाड़ी में बैठकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। उसका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और वो गाड़ी चलाते हुए ही कॉल लगाई जा रही थी। अभी उसे गाड़ी चलाते हुए 15 मिनट ही हुए थे कि उसका फ़ोन बजता है। रियान का नाम देखते ही जल्दी से गाड़ी साइड लगाकर फ़ोन उठाते हुए, कहाँ था तू? अभी तक मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? मॉम डैड कहाँ हैं? तभी उधर से किसी अनजान की आवाज़ सुनकर राधिका चुप हो जाती है और स्क्रीन पर रियान के नाम को एक बार देखती है। ये तो रियान का ही नंबर है। तभी उधर से आवाज़ आती है, हेलो, ये किसका फ़ोन है? आप उनके कौन हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है,
उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, आप प्लीज़ यहाँ सिटी हॉस्पिटल जल्दी से आ जाएं। ये सुनते ही राधिका का फ़ोन उसके हाथ से छूट कर गिर जाता है और उसके सामने एकदम अंधेरा सा हो जाता है। उधर से वो इंसान फ़ोन में हेलो 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 करता है। तभी राधिका रोती हुई हाँ कौन सा हॉस्पिटल? उधर से सिटी हॉस्पिटल, आप जल्दी आ जाइए कहकर फ़ोन काट देता है। राधिका रोती हुई गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देती है। थोड़ी ही देर में वो सिटी हॉस्पिटल में पहुंचती है। वो भागकर रिसेप्शनिस्ट के पास रोती हुई पूछती है रियान मेहरा कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ खड़ा एक आदमी जो रियान को यहाँ लेकर आया था, वो राधिका से बोला आप जल्दी से हमारे साथ आइए। राधिका सीधे उस इंसान के पीछे चली गई। वो दोनों एक वार्ड के सामने आते हैं। तभी राधिका बोली कहाँ है मेरा भाई? उसी वक्त उस वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं और राधिका को देखकर बोले आप पेशेंट की फैमिली हैं? राधिका पेशेंट नहीं, भाई है वो मेरा। डॉक्टर देखिए शांत रहिए, आपके भाई की हालत बहुत क्रिटिकल है, उसका ऑपरेशन करना होगा। राधिका ऑपरेशन? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी है जिसकी वजह से उसके सर के अंदर खून जमा हो रहा है। इतना कहकर डॉक्टर चुप हो गए। राधिका क्या हुआ डॉक्टर, आप चुप क्यों हो गए? डॉक्टर आपको पता नहीं होगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर भी है। राधिका नहीं, उसके तो सर में भी दर्द नहीं होता। हाँ अभी वो सेकेंड स्टेज पर है जिसमें कई पेशेंट्स को नहीं होता। राधिका रोते हुए वो ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर 24 घंटों के अंदर ऑपरेशन करना होगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप जल्द से जल्द 50 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। राधिका आप ऑपरेशन कीजिए, हम जल्दी ही पैसे जमा कर देंगे। डॉक्टर माफ़ कीजिए लेकिन जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया और राधिका बेचारी धम्म से नीचे ज़मीन पर बैठ गई, जिससे उसका फ़ोन हाथ से गिरकर चूर चूर हो गया। लेकिन राधिका को तो कोई सुध ही नहीं थी। वो तो यही सोच रही थी कि 50 लाख रुपए कहाँ से लाए। कुछ समय बाद रियान के वार्ड से नर्स बाहर आती है। राधिका भागकर नर्स के पास आती हुई मैं क्या एक बार अपने भाई से मिल सकती हूँ? हाँ अभी उन्हें होश आ गया है, आप मिल सकती हैं, लेकिन आप उनसे ज़्यादा बात मत कीजिए और जल्दी से फीस जमा कीजिए जिससे उनका ऑपरेशन जल्दी हो सके। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गई। राधिका आंसू पोंछकर अंदर जाती है जहाँ रियान मशीनों के बीच लेटा था। राधिका रियान के बगल में जाकर ज़मीन पर उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती है और धीरे से उसका नाम पुकारती है रियान। तभी रियान अपनी आंखें खोलता है और राधिका की ओर देखता है और फिर कुछ कहने की कोशिश करता है। राधिका क्या हुआ छोटा पैकेट? रियान अटकती आवाज़ में मॉम डैड। राधिका मॉम डैड का नाम सुनकर चौंकती है कि उसे तो कितनी देर हो गई यहाँ आए हुए, लेकिन मॉम डैड को एक बार भी नहीं देखा। तभी रियान की आवाज़ आती है दी मॉम डैड ब्लास्ट। इतना ही कहकर जोर जोर से सांस लेने लगता है। राधिका घबराकर जल्दी से चिल्लाती है डॉक्टर डॉक्टर। तभी डॉक्टर और नर्स कमरे में आते हैं। नर्स राधिका से आप बाहर जाइए। राधिका रोती हुई वार्ड से बाहर आती है और बेंच पर बैठ जाती है। उसका दिल बहुत ही घबरा रहा था क्योंकि यहाँ उसने एक बार भी अपने मॉम डैड को नहीं देखा था और रियान की बात सुनकर वो कान्हा जी से प्रार्थना कर रही थी कि जो भी उसके दिमाग में आ रहा है वो सच ना हो। थोड़ी देर बाद वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं और राधिका की बात सुने बिना ही अभी ठीक है
बेहोश है, जितनी देर ऑपरेशन में होगी खतरा उतना ज़्यादा होगा कहकर वहाँ से चले गए। राधिका कुछ पूछ ही नहीं पाई। तभी नर्स बाहर आती है। राधिका नर्स से, मेरे मॉम डैड कहाँ हैं? नर्स, जी कौन? राधिका, मेरे मॉम डैड। मैं जब से यहाँ आई तब से मैंने उन्हें नहीं देखा। वो लोग दवाइयाँ लेने गए हैं क्या? नर्स, नहीं मैम, यहाँ तो आपके भाई को अकेले ही लाया गया था, उनके साथ कोई नहीं था। राधिका, कहाँ से? एयरपोर्ट से कॉल आया था कि वहाँ ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट में कोई भी नहीं बचा। ये सुनते ही राधिका, नहीं, ये नहीं हो सकता। नर्स, क्या हुआ मैम? राधिका, नहीं, मेरे मॉम डैड हमें छोड़कर नहीं जा सकते। इतना कहते हुए वो हॉस्पिटल से बाहर आती है और एयरपोर्ट की ओर निकल जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि वहां अब सब कुछ साफ था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। वो अंदर जाकर सबसे पूछती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। तभी राधिका वहां खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि सुबह यहाँ एक बच्चे को चोट लगी थी। सिक्योरिटी गार्ड, हाँ मैडम, बेचारा बच्चा इतनी जल्दी अनाथ हो गया। राधिका, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैडम, सच बोल रहा हूँ। वो लोग टैक्सी के पास खड़े थे जब ब्लास्ट हुआ और वह बच्चा भी मॉम डैड चिल्ला कर ही भागा था, जिससे उसका सर पिलर से लगा और उसके साथ भी हादसा हो गया। राधिका भर्राई आवाज में, उनकी बॉडी? अरे मैडम, पूरी गाड़ी ही उड़ गई तो उन लोगों की बॉडी कहाँ से मिलेगी? आप उनके कोई रिश्तेदार हैं क्या? इतना कहकर सिक्योरिटी गार्ड अपने बगल में देखता है तो राधिका वहाँ नहीं होती। राधिका आंखों में आंसू लिए बेजान पुतले की भांति रोड पर चली जा रही थी। उसे कोई होश नहीं था, क्योंकि आज उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई थी। गाड़ियों में बैठे लोग उसे बीच से हटने को बोल रहे थे, लेकिन उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी एक गाड़ी जोर जोर से हॉर्न देकर सामने से हटने को कह रही थी, लेकिन राधिका कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। जैसे ही राधिका का एक्सीडेंट होने वाला था, तभी भी किसी ने उसे किनारे खींच लिया। राधिका एकदम अपने होश में आई। उसने देखा कि एक बुजुर्ग से बाबा अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए गेहुआ वस्त्र पहने खड़े थे। बाबा, राधिका की माथे की लकीरों को देखकर तेरा भाग्य बदलने वाला है बेटी। राधिका आंखों में आंसू लिए बाबा जी को देख, बदलने वाला नहीं, बदल गया है, क्योंकि आज मैं अनाथ हो गई। मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और कितना भाग्य बदलेगा। तभी बाबा जी राधिका के सर पर हाथ रखते हुए, जो इस दुनिया में आया है उसे तो एक दिन जाना ही है, लेकिन जो तुझसे छिना है तुझे उससे भी कुछ अच्छा मिलने वाला है, जो तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो है तू उसके बारे में तो सोच। जा अब अपने भाई के पास जा, उसे तेरी ज़रूरत है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। राधिका लेकिन रात के अंधेरे में यूं ही खड़ी रही, फिर जोर से चिल्लाई, मॉम, डैड, और वहीं रोड के किनारे हाथों को मुंह से लगाए रोती रही। कुछ समय बाद एक गाड़ी वहाँ रुकती है। उसमें से एक 21 साल का लड़का बाहर निकलता है। अरे आप रात के 9 बजे यहाँ क्या कर रही हैं? उस लड़के की आवाज़ सुनकर राधिका को होश आता है कि वो कब से यहाँ है और रियान हॉस्पिटल में अकेला। ये सोचकर वो जल्दी से वहाँ से उठती है और उस लड़के के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, आप क्या प्लीज़ हमें सिटी हॉस्पिटल छोड़ देंगे? जी, मैं भी वहाँ ही जा रहा हूँ, वो लड़का बोलता है। इतना कहकर वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और राधिका बगल की सीट पर। गाड़ी में दोनों ही कुछ नहीं बोलते और हॉस्पिटल आ जाता है। गाड़ी से निकलकर राधिका, थैंक यू। तभी वो लड़का, जो कि और कोई नहीं दिव्यांश का छोटा भाई कायरव रायजादा था,
वैसे तो कायरव दिव्यांश के चाचा का बेटा है, लेकिन जब कायरव 5 साल का था तभी उसके माँ पापा की मौत हो गई और कायरव को आयशा जी ने ही पाला। लेकिन कायरव सबसे ज़्यादा अपने दिव्यांश भाई से प्यार करता है और दिव्यांश भी उसे अपने बच्चे की तरह ही मानता है। कायरव को जैसे ही पता चला कि दिव्यांश को चोट लगी है, वो वैसे ही सिंगापुर से वापस लौट आया। वो अभी ही दिल्ली पहुंचा था और हॉस्पिटल ही जा रहा था कि बीच में राधिका मिल गई। वो बात अलग है कि उसे घर वालों ने पूरा सच नहीं बताया कि दिव्यांश की क्या हालत है, नहीं तो अभी कायरव यहाँ नहीं होता। राधिका गाड़ी से बाहर निकल कर जल्दी से अंदर जाने लगती है, तभी कायरव, रुकिए। राधिका पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है। कायरव, क्या मैं आपके हाथों का फ़ोटो ले सकता हूँ? वो इसलिए क्योंकि मेरे भाई को किसी के हाथ सुंदर नहीं लगते। राधिका बिना कुछ कहे अपने हाथ आगे कर देती है। कायरव तुरंत ही फ़ोटो क्लिक करता है। राधिका जैसे ही हाथ पलटती है, कायरव उसकी हथेलियों का भी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। राधिका सीधे ही अंदर चली जाती है। फ्लैशबैक एंड। तभी नर्स राधिका के कंधे पर हाथ रखती है और राधिका अपने होश में आती है। मैम, आप जल्द से जल्द फीस जमा कीजिए, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो रही है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। राधिका भागकर डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर, आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, मैं शाम तक सारे पैसे जमा कर दूंगी। डॉक्टर, सॉरी, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी के खिलाफ है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और राधिका रोती रह गई। आपको क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या बच पाएगी रेयान की जान, या वो भी राधिका को छोड़कर चला जाएगा? और क्या दिव्यांश जिंदा है, और कैसे? कहाँ है दिव्यांश? कैसा होगा दिव्यांश को देखने के बाद कायरव का रिएक्शन? क्या करेगा कायरव, और कैसे जुड़ेगी दिव्यांश और राधिका की ज़िंदगी? जानने के लिए आगे सुनिए हमारी कहानी किस्मत तुम्हारी मेरी है। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।